चलिए आज इतिहास के पन्नों में चलते हैं और एक ऐसे शासक की कहानी जानते हैं जिसने कुछ ऐसा करने की हिम्मत की जो सच कहूं तो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी है सम्राट अशोक की, जिसने अपने इतने बड़े साम्राज्य पर तलवार के जोर पर नहीं बल्कि विचारों के दम पर, एक नैतिक कोड के दम पर राज करने की कोशिश की। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? सोचिए, एक राजा जो खून खराबे और जंग से अपना साम्राज्य बनाता है, वो अचानक सब कुछ बदल देता है और फिर उसी साम्राज्य की नींव को, मतलब उसके फाउंडेशन को ही एक बिल्कुल नए आइडिया पर खड़ा करने की कोशिश करता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? अच्छा, अशोक के इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस बदलाव को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसका साम्राज्य आखिर था कितना बड़ा। मतलब हम किसी छोटे मोटे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य, अरे वो आज के भारत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। आप सोचिए, लगभग पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट। और इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए इसे 5 मेन प्रोविंसेस, मतलब प्रांतों में बांटा गया था। हर प्रांत की अपनी कैपिटल थी, लेकिन असली कंट्रोल, जो मेन कमांड था, वो पाटलिपुत्र से सीधा अशोक के हाथ में था। और एक बात ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि ये इतना बड़ा साम्राज्य ये शांति से नहीं बना था। इसे युद्ध लड़कर, तलवार के दम पर, फौज से बनाया गया था। एक एक इंच जमीन पर कब्जा किया गया था, जीता गया था। इस एक्सपेंशन का जो आखिरी और सबसे भयानक चैप्टर था, वो था कलिंग का युद्ध। ये एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही डिसाइसिव लड़ाई थी, लेकिन इस जीत की जो कीमत अशोक को चुकानी पड़ी, शायद उसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सिर्फ अशोक को नहीं बल्कि इतिहास के फ्लो को ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि कलिंग में जीत के बाद अशोक खुद बैटलफील्ड पर गया और वहां उसने जो देखा, उस मंजर ने उसे अंदर तक हिला दिया। लाखों, सोचिए, लाखों लोग, सिर्फ एक लड़ाई में लाखों लोग या तो मार दिए गए या फिर बेघर हो गए। मतलब जो तबाही हुई थी वो अनबिलीवेबल थी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये इंसानी तकलीफों का एक समंदर था, एक ऐसा दर्द जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। और रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि इस बर्बादी को देखकर अशोक एक गहरे गिल्ट से, एक पछतावे से भर गया। शायद पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि एक साम्राज्य बनाने की उसकी एम्बिशंस ने, उसकी जिद ने कितनी बड़ी, कितनी भयानक तबाही मचा दी है। तो इसी गिल्ट और पछतावे से निपटने के लिए अशोक ने एक बिल्कुल नया रास्ता निकाला, शासन करने का एक बिल्कुल नया तरीका। एक ऐसा तरीका जो मिलिट्री पावर पर नहीं बल्कि एक मॉरल आइडिया पर, एक नैतिक विचार पर बेस्ड था। ये सवाल बहुत बड़ा था कि आखिर खून खराबे से बने एक एम्पायर पर आप एथिकली, मतलब नैतिकता से कैसे राज कर सकते हैं। और यही वो चैलेंज था जिसका जवाब अशोक ढूंढ रहा था। क्या इतना बड़ा, इतना डाइवर्स साम्राज्य बिना डर के, बिना तलवार के एक साथ रह सकता है? अशोक का जवाब था धम्म। अब यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो धम्म था, ये कोई नया रिलीजन नहीं था। नहीं, ये एक मॉरल फिलॉसफी थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट था। मतलब सही तरीके से जीने का एक रास्ता, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोगों के लिए था। तो आखिर इस धम्म में था क्या? इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या थे? इसमें सबसे जरूरी था अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, करुणा यानी कंपैशन, बड़ों और टीचर्स की रिस्पेक्ट, हमेशा सच बोलना, और हाँ, सभी जीव जंतुओं के प्रति काइंडनेस रखना। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक सोशल ग्लू था, एक ऐसा गोंद जो साम्राज्य के इतने अलग अलग लोगों को आपस में जोड़ कर रख सके। ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सम्राट अशोक अपने इस नए मैसेज को, इस धम्म को इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाएगा कैसे, खासकर उस जमाने में जब कम्युनिकेशन के साधन प्रैक्टिकली थे ही नहीं। सोचिए, उस समय ना तो टीवी था, ना रेडियो, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं। तो फिर लाखों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना, ये एक, मतलब, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। लेकिन अशोक का जो सोल्यूशन था ना, वो जितना सिंपल था उतना ही ब्रिलियंट भी। उसने क्या किया? उसने पूरे एम्पायर में जगह जगह पत्थर के बड़े बड़े पिलर यानी स्तंभ और चट्टानें खड़ी करवाईं और उन पर धम्म के इन प्रिंसिपल्स को, इन संदेशों को खुदवा दिया। ये एक तरह से एंशिएंट वर्ल्ड का मास मीडिया था, एक परमानेंट पब्लिक ब्रॉडकास्ट।
ये पिलर्स और रॉक एडिक्स जो ऐसी जगहों पर लगाए गए थे जहां लोग आते जाते थे, वो धर्म के प्रिंसिपल्स की एक परमानेंट रिमाइंडर की तरह थे। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, ये राजा का हुक्म था जो पत्थर पर लिख दिया गया था ताकि वो हमेशा रहें, ताकि आने वाली जेनरेशन्स भी उसे पढ़ें और उससे कुछ सीखें। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्रैंड एक्सपेरिमेंट का, इस महान प्रयोग का आखिर हुआ क्या? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? अब देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। अशोक के जाने के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा, टूटने लगा। शायद मिलिट्री पावर के बिना इतने बड़े एम्पायर को एक साथ रखना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। भले ही उसका बनाया साम्राज्य खत्म हो गया, उसके विचार वो आज भी जिंदा हैं। तो असल में अशोक की सबसे बड़ी लेगेसी, उसकी सबसे बड़ी विरासत कोई जमीन या साम्राज्य नहीं, बल्कि एक आइडिया था। ये आइडिया कि गवर्नेंस का मतलब सिर्फ पावर और जीत हासिल करना नहीं होता, बल्कि ये शांति पर, मोरालिटी पर और अपनी प्रजा की भलाई पर भी बेस्ड हो सकता है। और यहीं अशोक की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, ये सच है कि उसका एम्पायर हमेशा नहीं टिका, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट आज भी हमारे सामने एक पावरफुल सवाल खड़ा करता है। क्या वाकई पावर की जगह प्रिंसिपल्स पर, यानी सिद्धांतों पर, एक समाज बनाना पॉसिबल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।